जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है RTE राइट टू एजुकेशन 2009। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। इस टॉपिक से प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है ना। आप चाहे CGTET दे रहे हो या फिर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये जो है टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बेहद ही अच्छे क्वेश्चन बनता है ना। तो हम वन लाइनर के माध्यम से इस वीडियो में देखेंगे, है ना। और अगर आप इसको स्टडी किए हुए हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिस राइट टू एजुकेशन से जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म और पॉइंट हैं वो सबको हम देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो हमारे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ये क्लास है, ये 5वां क्लास है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का, ठीक है। अगर आपने इसका पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले फर्स्ट वीडियो से आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, राइट टू एजुकेशन 2009, है ना। अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम 2009, है ना। तो ये जो है आज़ादी से पूर्व भारत में 1835 में लॉर्ड मैकले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की नींव रखी। तो याद रखिएगा किसने अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति का नींव रखने वाला कौन थे, तो लॉर्ड मैकले जी ने थे, है ना। तथा निस्पंदन सिद्धांत दिया जिसका उद्देश्य था भारत में वे बापू तैयार करना जो सूरत से भारतीय तथा अक्ल से अंग्रेज हो, ठीक है। ये पोएट्री है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है ना। और 1854 में वुड डिस्पैच जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना महाधिकार पत्र कहा जाता है ना। डिस्पैच का अर्थ होता है सरकारी पत्र, याद रखना है आपको। नोट में देखिएगा, वुड डिस्पैच को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। और ये सारी जितनी भी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, है ना, ये जो टॉपिक है आपको ढूंढने से भी बहुत कम मिलेगा, है ना। बहुत सारी आपको रिसोर्सेस से ये आपको जानकारी मिल पाएगा। कहीं एक रिसोर्स से आपको ये सारी चीज़ें जानकारी नहीं मिलेगा। हमारा प्रयास है कि आपको मतलब जो सिलेबस में जो टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा, है ना, उतना ज़्यादा हम इसमें देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो, है ना। अगला देखिएगा, 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा योजना के द्वारा नई तालीम शिक्षा या आधारभूत शिक्षा या बेसिक शिक्षा के द्वारा 14 वर्षों तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही, जिसमें सभी विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन से संबंधित जीविकापार्जन की शिक्षा प्रदान की जाए। नोट देखिएगा, भारत में 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क शिक्षा की मांग उठाई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना इससे, है ना। और RTE की इतिहास को देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1947 में आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आज़ादी के 10 वर्ष बाद अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कर दी जाएगी। इम्पोर्टेंट लाइन है ना। देश में शिक्षा को मूल अधिकार बनाने की बात 1997 के बाद अधिक जोर पकड़ने लगी, है ना, जो इससे विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया, जिसका परिणाम 1 दिसंबर 2002 को 86वें संविधान के संशोधन के अनुच्छेद 21 भाग 3 में इसे मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। ये जो लाइन है यहाँ से इम्पोर्टेंट है ना। 1 दिसंबर 2000 को 86वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद के 21 भाग 3 में इसे मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। नोट में याद रखिएगा, अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष बचपन की देखभाल शेष रहा है ना। परंतु अब समस्या यह थी कि इस संपूर्ण देश में लागू कैसे किया जाए। इसके लिए RTE का जो है उदय हुआ। तो RTE की कानून की प्रक्रिया क्या थी, तो देखिएगा 20 जुलाई 2009 में राज्यसभा में पारित किया गया था, है ना।
4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया। तीनों टर्म इम्पोर्टेंट है ना, ये एक पहला टर्म में ये इम्पोर्टेंट है और इसमें से इसकी जो कानूनी प्रक्रिया था ये 20 जुलाई 2009 याद रखिएगा राज्यसभा में पारित हुआ था, 4 अगस्त 2009 लोकसभा में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था। नोट में देखिएगा आरटीई जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है, आज भी याद रखिएगा ना। तो आरटीई कहाँ लागू नहीं है, तो जम्मू और कश्मीर में जो लागू नहीं है, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा आरटीई की संरचना कैसी है, तो इसमें कुल 7 अध्याय, ठीक है ना, 88 धाराएं और एक अनुसूची शामिल की गई है, याद रखिएगा। सॉरी ना, यहाँ पर देखिएगा कुल 7 अध्याय है और 38 धाराएं हैं, सॉरी ना 38 धाराएं याद रखिएगा और एक अनुसूची शामिल की गई है। अब इसके जो आरटीआई की अध्याय हैं, अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है, किस किस अध्याय में और कौन कौन सी धारा है और किस धारा में क्या चीज़ कौन सी बात कही गई है, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़, है ना। अध्याय 1 में देखिएगा इसका प्रस्तावना है, अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है, अध्याय 3 में समुचित सरकार स्थानीय प्रतिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य की बात कही गई है, अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों की उत्तरदायित्व है, अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना और उसे पूर्ण करना, अध्याय 6 में बालक संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, दोनों एक ही चीज़ है। 7वां में देखिएगा प्रकीर्ण विशेष अधिकारियों को शामिल किया गया है और नोट देखिएगा आरटीई एक्ट में सबसे बड़ा अध्याय जो है ये 4 का ही है, जो 4 का सब उसमें धाराएं हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो धाराएं है ना आरटीआई की धारा, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला देखिएगा धारा 3, धारा 3 किसके लिए बात करता है, तो देश भर में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। और धारा 4 आयु के अनुसार कक्ष में स्थान देना है ना। 5वां किसकी बात करता है, तो बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। अध्याय जो धारा 6 है इसमें कक्षा 1 से 5वीं 1 किलोमीटर के दायरे में और 6 से 8 का जो स्कूल है 2 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की व्यवस्था रहेगी। धारा 7 की कौन सी बात करता है, अधिनियम की वित्तीय स्थिति का उल्लेख करता है। धारा 10 माता पिता के दायित्व एवं कर्तव्य की बात करता है। धारा 12 निजी विद्यालयों में 25% जो सीटें हैं गरीब दुर्बल व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगी, इसकी बात करता है। धारा 13 यह उल्लेखित करती है कि विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की डोनेशन या जो फीस है नहीं लिया जाएगा तथा माता पिता का किसी भी प्रकार का साक्षरता इंटरव्यू नहीं होगा, है ना। अब जो धारा 14 है देखिएगा आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति, ठीक है। और धारा 15 किसकी बात करता है, तो यह बच्चे की एडमिशन डेट को तय करती है। इसके अनुसार बच्चों के प्रवेश की तिथि है ना जो क्या है 30 सितंबर है, लेकिन इसके बाद आने पर भी बच्चे को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, इसका बात करता है। धारा 16 जो है विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित व रोका अवरोधन नहीं जाएगा जब तक वह प्राथमिक शिक्षा पूरी ना कर ले। धारा 17 कौन सी बात करता है, तो विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, दंड तथा इसके पश्चात जो मान्यता है रद्द करने का प्रावधान कहा है, ठीक है। धारा 21 देखिएगा, धारा 21 किसकी बात करता है, तो प्रत्येक स्कूल में एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा जिसका कार्य स्कूल के क्रियाकलापों एवं विकास की देखरेख करना है, जिसमें 15 सदस्य हों। धारा 23 किसकी बात करता है, तो अध्यापक की योग्यता का वर्णन करता है। धारा 24A यह शिक्षकों के दायित्व को तय करती है ना। एक शिक्षक के निम्न दायित्व बताए गए हैं, अब ये भी इम्पोर्टेंट है देखिएगा। स्कूल में नियमित आएंगे, पाठ्यक्रम संचालित करेंगे और समय पर पूरा करेंगे, पढ़ाने का जो स्तर है गति और शिक्षण योजना बालकों के अनुसार तय होगी और आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षाएं भी लेंगे, माता पिता और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे, सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में जो है भाग लेंगे, ठीक है। और छठा है प्रति सप्ताह 45 कक्षांश होंगे, है ना। अब धारा 27 की क्या बात करता है, शिक्षक को जनगणना आपदा व चुनाव के कार्यों में के अलावा और कहीं नहीं लगाया जाएगा, है ना। धारा 28 किसकी बात करता है, कोई भी अध्यापक निजी शिक्षण नहीं करवा सकता। धारा 29 क्या कहता है कि पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास पर बल
मूल्य आधारित शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षित शिक्षा व गतिपूर्ण शिक्षा पर बल देना। धारा 30 क्या कहता है कि 8वीं बोर्ड परीक्षा अनिवार्यता की समाप्ति। धारा 38 क्या कहता है कि राज्य सरकार अधिनियम में अपनी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक संशोधन कर सकती है। RTE की अनुसूची क्या है, अब इसको समझते हैं क्या है। अधिनियम में एक अनुसूची है जिसमें विद्यालय के मानक बिंदु दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अध्यापकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कक्षा 1 से 5 तक अगर छात्र की संख्या अगर 60 है तो अध्यापकों की संख्या 2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर कक्षा में छात्रों की संख्या 61 से 90 है तो अध्यापक कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अगर 91 से 120 के बीच में अगर छात्र हैं तो अध्यापकों की संख्या 4 होनी चाहिए। और अगर कक्षा में स्कूल में 121 से लेकर के 150 तक है तो अध्यापकों की संख्या 5 होनी चाहिए। और 151 से लेकर के 200 के बीच में अगर छात्र है तो अध्यापक 5 हो जाएंगे या एक मुख्य अध्यापक होगा, है ना, प्रधान पाठक। और छात्र शिक्षा का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 40:1, मतलब 200 से अधिक होने पर, है ना, 200 से अधिक होने पर कक्षा 2, है ना। दूसरा देखिएगा, कक्षा 6 से 8 तक प्रति छात्रों पर एक अध्यापक अनिवार्य होने चाहिए, 35 छात्रों पर एक अध्यापक अनिवार्य होना चाहिए, तथा निम्न विषयों के अध्यापक प्रति कक्षा होने चाहिए। कौन कौन से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गणित के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए और भाषा के लिए। नोट, अगर छात्रों की संख्या 100 से अधिक है, 100 या 100 से अधिक है तो पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक होगा तथा निम्न विषयों के अध्यापक अल्पकालीन होंगे। कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव शिक्षा या नैतिक शिक्षा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। RTE अगला देखिएगा, कार्य दिवस एवं जो है शिक्षण घंटे। तो कक्षा 1 से 5 तक कुल शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए, तो 800 का होना चाहिए, 800 घंटे। और कुल कार्य दिवस कितना होना चाहिए, तो 200 दिन होने चाहिए। प्रतिदिन शिक्षण कार्य 4 घंटे होने चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक अगर कुल शिक्षण घंटे की बात करें तो 1000 घंटे होने चाहिए। कुल कार्य दिवस 220 होने चाहिए। प्रतिदिन शिक्षण का कार्य तो 4.5 घंटा होना चाहिए, है ना। और नोट देखिएगा, शिक्षक छात्र अनुपात अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उल्लेखित है। विद्यालय के मानक, विद्यालय के मापदंड को धारा 19 बताती है कि विद्यालय का जो सुविधायुक्त भवन जहां विद्यार्थियों की पहुंच आसानी से हो, प्रत्येक मौसम के अनुकूल कक्षा कक्ष हो, है ना, प्रत्येक कक्षा के लिए है अलग कक्षा कक्ष हो, प्रत्येक शिक्षक के लिए एक तैयारी कक्ष हो, है ना, स्टाफ रूम हो, व्याख्यान कक्ष हो, प्राध्यापक कक्ष हो और भंडार गृह हो, ठीक है। अगला देखिएगा, पुस्तकालय, जहां सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हो तथा अखबार एवं पत्र पत्रिकाएं भी हो। RTE अधिनियम की अन्य जो मुख्य धारा हैं उनकी बात करते हैं, है ना। यदि विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन हो तो उसका निदान 3 माह में होना चाहिए। यदि कोई विद्यालय बालक या माता पिता की प्रवेश के समय परीक्षा लेता है तो प्रथम बार जुर्माना 25,000 रुपये और दूसरी बार में 50,000, तीसरी बार में जो है मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तीसरा है, निजी विद्यालयों में अल्प आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें आरक्षित होगी। यदि कोई विद्यालय इन आरक्षित बच्चों के से फीस वसूल करता है तो फीस का 10 गुना, है ना, जुर्माना उस विद्यालय पर लगाया जाएगा। यदि कोई विद्यालय बिना मानकों को पूरा करते हुए संचालित है तो उसे पहले 1 लाख रुपए जुर्माना तथा उसके बाद में 10,000 रुपये प्रति दिन व 15 दिन के पश्चात मान्यता रद्द कर दी जा सकती है, ठीक है। और जो निजी विद्यालय सरकार से अनुदान व सहायता नहीं लेते उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के बदले सरकार द्वारा तय राशि उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। और क्रियात्मक अनुसंधान और आरंभ व विकास, ये जो अगला टॉपिक है अब इसको देखिएगा, ये क्या है। इसका सूत्रपात करने का श्रेय अमेरिका को है। वहाँ इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलियर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के संपन्न समय में किया गया था। प्रतिपादन 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एस कोरे ने किया था, इंपॉर्टेंट है ना। स्टीफन एस एम कोरे की पुस्तक विद्यालय की कार्य पद्धति
में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान बताया गया था। ठीक है, अब क्रिया अनुसंधान व मौलिक अनुसंधान में क्या अंतर होता है ये देखिएगा, मौलिक अनुसंधान और क्रिया अनुसंधान। ठीक है, अगला देखिएगा, इसमें दोनों में अंतर देख लेते हैं। इसका विकास भौतिक विज्ञानों के साथ हुआ है ना, और इसका विकास जो है सामाजिक विज्ञानों के साथ हुआ है। न्यायादर्श संपूर्ण जनसंख्या पर है और न्यायादर्श इसका कक्ष में के लिए होता है। इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों की खोज करना है और इसका उद्देश्य विद्यालय की कार्य पद्धति को सुधार करने से है। इसकी समस्या का क्षेत्र व्यापक होता है, इसकी समस्या का क्षेत्र संकुचित होता है। इसकी समस्या का संबंध किसी सामान्य परिस्थिति से होता है, इसकी समस्या का संबंध किसी विशेष परिस्थिति से होता है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सत्यों और तथ्यों की स्थापना की जाती है, इसमें वास्तविकता, समस्याओं तथा व्यावसायिक हल को खोजा जाता है। इसमें अनुसंधान की रूपरेखा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और इसमें अनुसंधान की रूपरेखा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें सामान्यीकरण का विशेष महत्व होता है, इसमें सामान्यीकरण का विशेष महत्व नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिएगा जो 10वां नंबर है, इसमें अनुसंधानकर्ता विशेषज्ञ होते हैं, इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय, शिक्षक, प्रबंध आदि होते हैं। मूल्यांकन बहस से विशेषज्ञ करता है, इसमें मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है जो अंतर है ना। अब इसमें देखिएगा क्रिया अनुसंधान का जो अनुसंधान का अर्थ व परिभाषा क्या दिया गया है, देखिएगा। क्रिया अनुसंधान का सामान्य अर्थ होता है विद्यालय से संबंधित व्यक्ति द्वारा अपनी विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालयों की गतिविधि में सुधार करना, है ना। परिभाषा देखिएगा, कोरे क्या कहते हैं, शिक्षा में क्रिया अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। गुट का क्या कहना है कि क्रिया अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किए जाने वाला अनुसंधान है। ठीक है, अगला देखिएगा, क्रिया अनुसंधान का जो क्षेत्र या समस्याएं हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ना। बालक व्यवहार से संबंधित समस्याएं, तो इन समस्याओं का संबंध केवल छात्रों से है, जैसे चोरी करना, विद्यालय न आना, देर से आना, भाग जाना, विद्यालय की संपत्ति को हानि पहुंचाना, कक्षा में शोर मचाना, शरारत करना, यौन अपराध करना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, मारपीट करना इत्यादि। और दूसरा देखिएगा, शिक्षण से संबंधित समस्याएं क्या क्या होती है, तो इन समस्याओं का संबंध छात्रों और शिक्षकों दोनों से है, जैसे पाठ्य विषयों को न समझना या उनमें रुचि न लेना, गृह कार्य या लिखित कार्य न करना, वाचन उच्चारण आदि की ओर ध्यान न देना, अपने विचारों को मुक्त करने का अवसर न पाना, शिक्षकों का उपयुक्त शिक्षण विधियों को न अपनाना, शिक्षण के लिए पूरी तैयारी न करना, शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण न कर पाना, छात्रों और शिक्षकों में अच्छे संबंध न होना इत्यादि। परीक्षा से संबंधित समस्याएं, इन समस्याओं का संबंध मुख्य छात्रों से है, जैसे परीक्षा प्रणाली का विश्वसनीय, प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ न होना, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षाओं के कारण छात्रों की वास्तविक उपलब्धियों का मूल्यांकन न हो पाना, निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण प्रयोग न किया जाना, उपलब्ध परीक्षणों के प्रयोग की सुविधा न होना, छात्रों द्वारा चयन किए जाने के लिए प्रश्न पत्रों से अधिक प्रश्न न होना, परीक्षा और शिक्षण में समन्वय का न होना इत्यादि, है ना। पाठांतर क्रियाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इन समस्याओं का संबंध छात्रों, शिक्षकों और प्रधानाचार्य से है, जैसे पाठांतर क्रियाओं के लिए पर्याप्त साधन न होना, इन क्रियाओं का विधिवत आयोजित न किया जाना, इन क्रियाओं और पाठ्यक्रम में उचित संबंध और संतुलन न होना, इन क्रियाओं को विद्यालय के लिए भार और आडंबर समझना, इन क्रियाओं के लिए प्रधानाचार्य द्वारा पर्याप्त समय न दिया जाना, इन क्रियाओं के प्रति, अगला देखिएगा, शिक्षकों का उदासीन रहना, इन क्रियाओं को छात्रों के समय का अवयव समझना, है ना। उत्साही छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की पाठांतर क्रियाओं में भाग लेने का अवसर न मिलना इत्यादि। और विद्यालय संगठन प्रशासन संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको देखते हैं।
इन समस्याओं का संबंध मुख्यतः विद्यालय प्रबंध और प्रशासन से है, जैसे पर्याप्त कक्ष का अभाव, स्थान व फर्नीचर का अभाव, वाचनालय व प्रयोगशाला का अभाव, छात्रों व अध्यापकों का नियंत्रण न होना। क्रिया अनुसंधान के उद्देश्य व परियोजना क्या क्या है? तो विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन और सुधार करना, विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातंत्रात्मक कार्यों को अधिकतम स्थान देना, विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन करना और समाधान करके उसकी गति में योगदान देना, विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों आदि को उनके दोषों से अवगत कराकर उसकी उन्नति को संभव बनाना, विद्यालय में पाठ्यक्रम का वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करके उसकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना। ठीक है। अगला क्या है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य, प्रबंध निरीक्षक और अध्यापकों को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होना चाहिए। विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाने का अवसर देना। क्रिया अनुसंधान का महत्व क्या हो जाएगा? यह विद्यालय की कार्यप्रणाली में संशोधन और सुधार करता है। यह विद्यालय में जनतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना पर बल देता है। यह विद्यालय के यांत्रिक और परंपरागत वातावरण को समाप्त करने का प्रयत्न करता है। ठीक है। और यह विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाचार्य को अपने दैनिक अनुभव को संगठित करने और उसमें लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। अगला देखो, यह विद्यालय प्रबंधक, छात्रों, शिक्षकों, निरीक्षकों आदि की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान करता है। अगला है, यह पाठ्यक्रम को समाज की मांगों, मूल्यों और मान्यताओं के अनुक्रम बनाकर विद्यालय को समाज का लघु रूप बनाने की चेष्टा करता है। अगला है, यह छात्रों की चतुर्मुखी उन्नति करने के लिए विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावपूर्ण विधियों से आयोजन करता है। यह शिक्षकों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग और भावनाओं का विकास करता है। यह शिक्षकों, प्रधानाचार्य, प्रबंधकों, प्रशासकों आदि को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके मूल्यांकन में परिवर्तन और सुधार करता है। अगला है क्या है देखिएगा, क्रियात्मक अनुबंधन के सोपान। तो समस्या का ज्ञान, कार्य के प्रति प्रस्तावों पर विचार विमर्श, योजना का चयन और उपकल्पना का निर्माण करना, तथ्य संग्रहण करने की विधियों का निर्माण करना, योजना पर कार्यान्वयन या प्रमाणों का संकलन करना, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, दूसरों को परिणामों की सूचना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, समस्या का ज्ञान है ना। समस्या का ज्ञान क्या है कि क्रिया अनुसंधान का पहला सोपान है विद्यालय में उपस्थित होने वाली समस्या का भली भांति समझना, कार्य के प्रति प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना। तो क्रिया अनुसंधान का दूसरा सोपान है समस्या को भली भांति समझने के बाद इस बात पर विचार करना कि उसके कारण क्या है और उसका समाधान करने के लिए कौन सी कार्य किए जा सकते हैं। तीसरा है योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण। क्रिया अनुसंधान का तीसरा सोपान है विचार विमर्श के फलस्वरूप समस्या का समाधान करने के लिए योजना का चयन और उपकल्पना का निर्माण करना। इसके लिए विचार विमर्श करने वाले सब व्यक्ति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। तथ्य संग्रहण करने की विधियों का निर्माण। क्रिया अनुसंधान का चौथा सोपान है योजना को कार्यान्वित करने के बाद तथ्यों पर प्रमाणों की संग्रह करने की विधियां निश्चित करना। ठीक है। अगला है देखिएगा, योजना का कार्यान्वयन व प्रमाणों का संकलन करना। तो क्रिया अनुसंधान का पांचवा सोपान है निश्चित की गई योजना को कार्यान्वित करना और उनकी सफलता या असफलता के संबंध में प्रमाणों तथा तथ्यों का संकलन करना। तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष क्या है? तो क्रिया अनुसंधान का छठा सोपान है योजना की समाप्ति के बाद संग्रहण किए हुए तथ्यों का प्रमाणों से निष्कर्ष निकालना, दूसरों के परिणाम की सूचना। क्रिया अनुबंधन का सातवां और अंतिम सोपान है दूसरे व्यक्तियों को योजना के परिणामों की सूचना देना। अब अगला देख लीजिएगा, अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है शिक्षण अधिगमन। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, ये भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है ना। तो शिक्षण वह क्रिया है
देखिएगा शिक्षण वह क्रिया है जो शिक्षक व छात्र के मध्य होती है, जिसका उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है ना। शिक्षण अधिगम का मेन उद्देश्य है कि उसके हम व्यवहार में परिवर्तन कर सके। शिक्षा और शिक्षण में अंतर देखिएगा, इधर शिक्षा है, इधर शिक्षण है। शिक्षा कैसा चलता है तो जीवन पर्यंत चलता है, और शिक्षण निश्चित समय सीमा होता है। औपचारिक व अनौपचारिक होता है, यह औपचारिक होता है ना, और नियोजित व अनियोजित होता है, लेकिन जो शिक्षण है नियोजित होता है। और सार्वगुण विकास की प्रक्रिया है शिक्षा, और जो शिक्षण है केवल संज्ञानात्मक व क्रियात्मक पक्ष का विकास होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, जो शिक्षण है और अनुदेशन है, इन दोनों में अंतर समझिएगा। अंतःक्रिया आवश्यक होता है शिक्षण के लिए, और अंतःक्रिया आवश्यकता नहीं पड़ती है अनुदेशन के लिए। शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है, शिक्षण में ही अनुदेशन निहित होता है, अनुदेशन में शिक्षण निहित नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है ना। शिक्षण में शिक्षक का होना आवश्यक है, लेकिन अनुदेशन में मशीन के द्वारा भी दिया जा सकता है। शिक्षक का होना आवश्यक नहीं होता है ना। अब शिक्षण के 4 चरण होते हैं, समझिएगा। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, और जो चर है शिक्षण के 3 चर हैं, है ना, और हस्तक्षेप चर। तो स्वतंत्र चर में कौन आता है तो शिक्षक आता है। आश्रित चर किस में आता है तो आश्रित चर में विद्यार्थी आता है, और हस्तक्षेप चर में शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और सहायक सामग्री आता है। तीनों चर जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और शिक्षण के चरण देख लीजिएगा। पूर्व क्रिया अवस्था, कक्ष में जाने से पहले की जाने वाली तैयारी क्या कहलाती है, पूर्व क्रिया अवस्था। और अंतः क्रिया चरण क्या है तो कक्ष में जाने के बाद की जाने वाली क्रिया। और उत्तर क्रिया अवस्था क्या है तो मूल्यांकन करना क्या है हमारा लास्ट स्टेज का होता है। ठीक है, अब ये जो है इम्पोर्टेंट है शिक्षण सूत्र, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है ना। 10 शिक्षण सूत्र है, ये हर एक मैं इसको अच्छे से बताया हुआ हूँ, और आगे भी आने वाला समय में, आने वाला वीडियो में इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, अभी हम 1 लाइनर के माध्यम से देख रहे हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख रहे हैं, जो अगर आप CGTET की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक में इतने सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप अच्छा मतलब CDP में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा साथियों, क्योंकि आज इस क्लास में हम पूरे वीडियो को, पूरा टॉपिक को द एंड करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होगा ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, जितना कोशिश करेंगे कि कम समय में हो जाए। ठीक ना। अब शिक्षण के सूत्र जो हैं, अब इसको देखिएगा। तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलता है, सरल से कठिन की ओर चलता है, पूर्ण से अंश की ओर चलता है, अंश से पूर्ण की ओर चलता है, प्रत्यक्ष से परोक्ष, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर चलती है, आगमन से निगमन चलती है, निगमन से आगमन चलती है, संश्लेषण से विश्लेषण चलता है, और विश्लेषण से संश्लेषण ही चलता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है चीज़ें ना, याद रखिएगा। और शिक्षण अधिगम के सोपान क्या हैं तो IT डेविल के ने उनको 4 चरण बताए हैं ना। तो जो पुस्तक था देख लीजिए, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण व अधिगम का प्रबंध, है ना, ये उनका पुस्तक था। इसमें नियोजन तो प्लानिंग पहले रहेगा, है ना, नियोजन प्लानिंग क्या रहेगा तो विषय वस्तु का विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण करना, और शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, है ना, ऑर्गेनाइज करना, है ना। तो विभिन्न व्यूह रचनाओं या अधिगम युक्तियों की सहायता से अधिगम की वातावरण का निर्माण करना, शिक्षण अधिगम का मार्गदर्शन, है ना, लीडिंग। और चौथा क्या हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम का नियंत्रण करना, कंट्रोल। तो ये मूल्यांकन इसमें आएगा, है ना, लास्ट स्टेज में। अब देखिएगा शिक्षण व्यूह संरचनाएं व युक्तियाँ। तो स्ट्रेजर के अनुसार क्या है, शिक्षण व्यूह रचनाएं वे योजनाएं होती हैं जिसमें बालक के अधिगम, अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन, अधिगम उद्देश्यों तथा पाठ्य वस्तु विश्लेषण का महत्व दिया जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, तो जनतांत्रिक नीतियाँ और प्रभुत्ववादी नीतियाँ, है ना। तो जो जनतांत्रिक नीतियाँ होती हैं ये बालक प्रधान होता है, और प्रभुत्ववादी जो नीतियाँ होती हैं ये शिक्षक प्रधान होती हैं, है ना। तो जनतांत्रिक नीतियाँ जो लोकतांत्रिक हैं, है ना। और इसमें देखिएगा क्या कहता है, मॉन्टेसरी विधि प्रतिपादक है ना। मारिया मॉन्टेसरी जो है इटली के थे। इन्होंने क्या किया था कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यह उपयोगी विधि है। भाषा की शिक्षा, कामेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा,
उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिएगा दूसरा क्या है, किंडरगार्टन। तो इसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे प्रतिपादक, तो फ्रोबेल थे, जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 4 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए यह उपयोगी होता है, किंडरगार्टन विधि, है ना। फ्रोबेल ने क्या कहा है, विद्यालय एक बगीचे के समान है जिसमें शिक्षक का स्थान माली व बालक पौधे के समान है। ये जो इनका जो कथन है फ्रोबेल का बेहद इंपॉर्टेंट है। इस विधि में खेल, ठीक ना, उपहार, अभिनय, रचना, गीतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। और है ना, अगला विधि है जो है खेल विधि। तो खेल विधि का प्रतिपादक कौन है, तो हेनरी, है ना, कुक जो है, कोल्डवेल कुक जो है, ये जो है खेल विधि के प्रतिपादन, है ना। तो बुक क्या है, प्ले वाय, है ना। तो अंग्रेजी शिक्षण हेतु उपयोगी होता है। और अगला देखिएगा प्रोजेक्ट विधि योजना, है ना। तो यह विधि जॉन डेवी के परियोजनावाद पर आधारित है। प्रतिपादक कौन थे, तो इसका जो प्रथम थे ये किलपैट्रिक थे, और द्वितीय में कौन है, तो जॉन डेवी है। अगर किलपैट्रिक अगर नहीं आ रहा है ऑप्शन में जॉन डेवी है, तो आपका जॉन डेवी भी सही होगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा, यह विधि करके सीखने पर ज़्यादा जोर देता है। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरक कार्य है जिसमें सामाजिक व स्वाभाविक स्थितियों में पूरा किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अन्वेषण की खोज विधि, प्रतिपादक कौन है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बच्चा स्वयं खोज करके सीखता है, ये लाइन इनका इंपॉर्टेंट है ना। डाल्टन विधि देखिएगा, तो इसका प्रतिपादन कौन थे, तो हेलन पार्क हर्स्टर है ना। इस विधि में बालक के ऊपर विषय वस्तु, समय सारणी व स्थान का कोई भी प्रतिबंध है वो चीज़ नहीं होता है ना। बालक स्वाध्याय करके सीखता है, स्वयं से बालक कर करके सीखेगा, है ना। और 7वां देखिएगा विनेटका विधि या इकाई विधि, ठीक है, इसी का नाम है। प्रतिपादक करने वाले कौन थे, तो कर्टन बर्सबर्न है, जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे। व्यक्तिगत विभिन्नता व सामाजिक विकास के अनुसार छोटे छोटे भागों में विभाजित करके शिक्षा प्रदान की जाती है। तो डेकाली विधि क्या है, तो इसको डेकाली विधि का प्रतिपादन कौन है, तो ओविड डेकाली, ठीक है ना। मंद बुद्धि बालकों के लिए यह उपयोगी है। संगीत व खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। भूमिका निर्वाह विधि, अगला है भूमिका निर्वाह विधि। प्रतिपादन करने वाले कौन थे, तो JL मोरेन थे, है ना। अगला है बौद्धिक आक्रमण, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। इसमें क्या है, मस्तिष्क विप्लव, है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रतिपादन कौन थे, तो ओसबर्न थे। समस्या समाधान विधि, प्रतिपादक कौन थे, तो जॉन डेवी थे, ठीक है। प्रभुत्व और नीतियाँ, इसमें देखिएगा व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रदर्शन विधि, अनुवर्ग विधि, ये विधि इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। अब अगला देखिएगा कि बालकों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके शिक्षक स्वयं समस्याओं की खोज करता है तथा समाधान में बालकों की मदद करता है, इम्पोर्टेंट है। अब आज का हमारा लास्ट और बेहद इम्पोर्टेंट मापन और मूल्यांकन, जो टॉपिक इसमें छूटा है साथियों, उसको मैं कोशिश करूँगा कि आज हमने 16 टॉपिक को, बेहद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम पहला क्लास से लेकर के 5वां क्लास तक पूरा 16 टॉपिक को कवर किए हैं, है ना। और हम आने वाला समय में इसका जो छूटा हुआ टॉपिक है उसको उसके अकॉर्डिंग भी अपन तैयारी करेंगे, है ना। इतना चीज़ें आपको पता होना ही चाहिए, जो 5 वीडियो में आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। या मेरा स्पीच या वॉइस भी शायद अच्छा ना हो, या मैं आपको समझा ना पा रहा हूँ, है ना, या फिर मैं अच्छे से बोल ना पा रहा हूँ, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। लेकिन जो चीज़ आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हो सके तो इसका अपने हाथों से ही नोट बनाइए और उसको मतलब अपने अभ्यास में लाइए। अगर आप अपने करियर को लेकर के एकदम चिंतित हैं, अगर आपको एक पद चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें मतलब हमने खुद ट्राई किया है, अपने ऊपर अप्लाई किया है, तब हमें जा कर के सफलता मिल पाया है ना। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है साथियों, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में ये वीडियो मतलब ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अर्थ समझिएगा। स्टोनवेंस के अनुसार क्या है, निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया का कहलाता है मापन कहलाता है। मापन के कार्य क्या होगा, तो वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटाना को संख्या प्रदान करना, निम्नानुसार संख्या प्रदान करना, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, मापनी के प्रकार क्या है, तो शाब्दिक स्तर का मापी, क्रमिक स्तर मापी, अंतराल मापनी
और अनुपात मापनी। तो पहला देख लेते हैं, शाब्दिक स्तर मापनी क्या हो जाएगा, निम्न स्तर वस्तुओं को गुण व विशेषताओं के आधार पर अलग समूह में रख देना, है ना। क्रमिक स्तर मापी में क्या होगा, वस्तुओं को उच्चतम से निम्नतम के क्रम में रख देना। और अंतराल में क्या होगा कि वस्तुओं के मध्य की दूरी को अंकों के मध्य में रख देना। और अनुपात में सर्वोत्तर स्तर जैसे मीटर, किलोमीटर और किलोमीटर में रखना, ठीक है। अब मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मूल्यांकन एक विस्तृत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ किसी मापन की उपयोगिता के संबंध में निर्णय या मूल्य प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी अमुक बुद्धि परीक्षण पर बालक द्वारा 70 बुद्धि लब्धि बालक को मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में रखना है, क्या होगा, मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन देख लीजिएगा, व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन करता है, व्यक्ति की योग्यताओं के गुणात्मक वर्णन करता है, व्यक्ति की उपलब्धियों में योग्यताओं की मूल्य निर्धारण करता है, ठीक है। मापन और मूल्यांकन में एक तुलना देख लीजिएगा। मापन क्या है, इसका जो क्षेत्र होता है संकुचित होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र जो है व्यापक होता है। मापन मात्रात्मक होता है और मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन से पहले होता है ना, मूल्यांकन से पहले मापन किया जाता है और मापन जो है बाद में किया जाता है, ठीक है। निर्धारित समय पर होता है और जो मूल्यांकन निरंतर चलते रहता है, ठीक है। परिभाषा देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। रेमजर्स एवं गेज के शब्दों में क्या कहें, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों में दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है। डाडेकर के अनुसार क्या है कि शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, मूल्यांकन की संज्ञा दी गई है। और मूल्यांकन के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, यह शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, यह पाठ्यक्रम या विषय वस्तु में परिवर्तन कर उसमें सुधार लाता है, यह विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों एवं शिक्षा विधियों का प्रयोग कर शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाता है ना। यह वैज्ञानिक ढंग से शैक्षिक उद्देश्यों और पाठ्यक्रम, कक्षा, अध्यापन एवं परीक्षण पद्धतियों को समन्वित करता है। इस प्रकार यह शिक्षण प्रक्रिया की प्रत्येक स्तर पर जांच भी सकता है ना। यह समस्त विद्यालय पाठ्यक्रम व मूल्यांकन करता है, जिसकी विशेषता एवं कमियों की ओर इंगित कर कमियों को दूर करता है। इसके माध्यम से दो या उनके विद्यालयों के कार्यक्रमों की तुलना की जा सकती है। मूल्यांकन न केवल बालक का अध्ययन करता है बल्कि यह शिक्षा का भी मूल्यांकन करता है। अधिगम अनुभव को प्रदान करने में निर्देश एवं कक्षाध्ययन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक कहाँ तक दक्ष है, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है, ठीक ना। अगला देखिएगा आगे, इसके द्वारा बालक को सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह बालक शिक्षा प्रधानाचार्य, विद्यालय प्रबंधक, शैक्षिक अधिकारियों तथा सरकार की सभी सहायता प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप ही गुड शैक्षिक जो निर्णय लिया जाता है। अब शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके की 3 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव या मूल्यांकन के उपकरण, ठीक ना। अगला देख लीजिएगा, शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान क्या क्या है ना। तो उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषा, मूल्यांकन के प्रथम चरण में सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित किया जाता है। अधिगम अनुभव को प्रदान करना, शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करने के पश्चात एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाता है जिसके अंतर्गत बालक को उपयुक्त शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सके। वहाँ ऐसे साधनों और विषय वस्तु तथा शैक्षणिक परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है जिससे शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक हो सके। मूल्यांकन के इस चरण को 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है देखिएगा विषय वस्तु का चयन, ठीक ना, और दूसरा है उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का चयन। तो विषय वस्तु का चयन देख लेते हैं। मूल्यांकन के इस चरण में सर्वप्रथम विषय वस्तु का चयन आवश्यक होता है जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। और उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का चयन क्या है, यहाँ शिक्षक का प्रमुख कार्य शैक्षिक उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त अधिगम क्रियाओं को प्रदान करना होता है। अगला देखिएगा, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। यहाँ विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक परीक्षणों
तथा मूल्यांकन पद्धतियों, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निरीक्षण विधि आदि के माध्यम से शिक्षक यह मूल्यांकित करता है कि बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, मूल्यांकन एवं उपकरण के प्रविधियाँ क्या क्या है, तो परीक्षण प्रक्रियाएं देखिएगा। परीक्षण के द्वारा एक समय में बालक के किसी निश्चित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ना। ये लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण, निष्पादन या बालक निर्मित कृतियों के समान जो है माध्यम से दिए जाते हैं। स्वयं आलेख प्रविधियाँ है ना, तो प्रत्येक बालक अपने संबंध में अनेक सूचनाएं एवं अनुभव रखता है। वह अपने विषय में क्या और कैसे सोचता है, कौन सी बातें उसे प्रसन्न रखती है और कौन सी पीड़ा देती है। ये सूचनाएं विभिन्न उपकरणों, प्रश्नावली, आत्मकथा, व्यक्तिगत डायरी, वार्तालाप, प्रत्यक्ष रूप से जो प्रश्न पूछकर तथा साक्षात्कार के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। निरीक्षणात्मक जो है विधि, इसमें क्या आता है कि बालक के संबंध में उसके निरीक्षणों एवं अनुभवों के आधार पर भी सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। निरीक्षण की प्रमुख विधियां हैं विंतृत, अभिलेख, जांच, सूची, निर्धारण, मापी और समाजमितीय विधि का अनुमान कौन विधि है। ठीक है, अगला देखिएगा प्रक्षेपी मापक। शिक्षा में प्रयोग आने वाली प्रक्षेपी मापक है शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, प्रश्नात्मक बोध परीक्षण, सोरसा स्याही के धब्बों वाला परीक्षण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं ये तो फिर है ही है, इंपॉर्टेंट है ना। मूल्यांकन की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सतत प्रक्रिया है, निर्णयात्मक प्रक्रिया है, उद्देश्य निष्ठ प्रक्रिया है, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया है और व्यापक प्रक्रिया है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइएगा मूल्यांकन के प्रकार में, तो परिमाणात्मक, गुणात्मक और लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक। जांच, सूची, रेटिंग स्केल, संचय वृत्त, अवलोकन, समाजमिति, घटाना वृत्त, साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन आदि। ठीक है, मूल्यांकन की उपयोगिता एवं महत्व को समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला है देखिएगा शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित समस्त वर्गों, बालक, शिक्षा निर्देशकर्ता, शोधकर्ता, शैक्षणिक अधिकारी आदि के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हो चुका है। यह समस्त शैक्षणिक प्रक्रिया, क्रियाओं, सीखने की स्थितियां, पाठ्यक्रम, बालक एवं शिक्षा सभी का प्रत्येक स्तर पर निरंतर जो है मूल्यांकन करता है। विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन या अत्यंत उपयोगी होता है। यह पाठ्यक्रम निर्णय, उपयुक्त परीक्षा प्रणाली, व्यक्तिगत निर्देश तथा सामग्री, क्रियाओं आदि की उपयुक्त योजना बनाने में मूल्यांकन सुदृढ़ पृष्ठभूमि प्रदान कर उसमें अक्षेपित सुधार लाने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, इसके द्वारा शिक्षक बालक के विभिन्न कार्य विषयों तथा अन्य पाठ्यक्रमों, क्रियाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं कि छात्रों की कठिनाइयां तथा प्रगति का विश्लेषण कर अभिभावकों को अवगत कराते हैं और वह छात्रों की समस्या वह किस विषय में कमज़ोर है, कौन सी बातें उसकी प्रगति में बाधा है तथा उन्हें किस प्रकार दूर किया जाए, ये सभी का हल मूल्यांकन द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण या निष्पादित परीक्षण का अर्थ देखिएगा। गैरिसन के अनुसार क्या है, उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। ईबेल के अनुसार क्या है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता व क्षमताओं का जो है मापन करता है। दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिए गए ज्ञान व कौशल का मापन करता है, ज्ञान या उपलब्धि की ज्ञात करता है, वर्तमान प्रगति का ज्ञान व भविष्य के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षण व अध्ययन की सफलता का ज्ञान है, अधिगम संबंधित कठिनाई को ज्ञात करने व पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करने में। ठीक है, अब प्रकार देख लीजिएगा, दो प्रकार का होता है, उपलब्धि परीक्षण और मानकीकृत प्रमाणित परीक्षण, निर्देश निर्मित परीक्षण। ठीक है, सामान्य उपलब्धि परीक्षण, विशेष उपलब्धि निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ निदानात्मक। ठीक है, सामान्य योग्यता का मापन, परीक्षण का मिलान, सरल पुनः स्मरण, सत्य असत्य बहुसंख्य रिक्त स्थान परीक्षण, पूर्ति परीक्षण, ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, इसमें आती हैं, है ना। और अगला देख लीजिएगा, उपलब्धियाँ
कि जो परीक्षणों की क्या है उपयोगिता, आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। एक दूसरे से सबको जब तक इंटर रिलेट करके नहीं समझेंगे दोस्तों, आपको समझ नहीं आएगा ये जो टॉपिक है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है CDP, है ना। अगर आप इसमें अच्छे से पकड़ बना लिए तो आपका हर सब्जेक्ट में धीरे धीरे पकड़ बन जाएगा। अगर आपको CDP क्लियर नहीं रहेगा तो आपका अदर सब्जेक्ट में आप इस अच्छे स्कोर कर ही नहीं सकते हैं, खुद का अनुभव है ये मेरा, है ना। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, मैथ नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए तो CDP को समझने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप CDP को नहीं समझे तो आप कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम। आपको मैथ ना समझ में आए, इंग्लिश ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर CDP नहीं समझ में आएगा ना तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका एग्ज़ाम देने से। अगर आपको मैथ इंग्लिश नहीं आ रहा है, अगर आप केवल और केवल 2-2.5 महीना CDP में ही अगर अपना पकड़ बनाए तो आपकी जो सारी मैथ और इंग्लिश को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट में ये आपको हेल्प करेगा, है ना। क्योंकि CDP इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर CDP आपको समझ में आएगा तो पासिंग स्कोरिंग नंबर आपका वैसे मतलब 75-70 नंबर आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो इसकी उपयोगिता देखते हैं तो श्रेणी विभाजन में सहायक होता है, वर्गीकरण करने में सहायक होता है, छात्रों में प्रेरणा प्रदान करने में सहायक होता है, व्यक्तिगत शिक्षण में सहायक होता है, शैक्षणिक निर्देश प्राप्त करने में इसका सहायक होता है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में इसका सहायक होता है, और अध्यापक के कार्यों का परीक्षण करने में यह जो है सहायक होता है, ठीक है। और कॉल सैनिक का कहना क्या है कि बुद्धिमान अध्यापक को परीक्षाओं को अपने स्वयं के कार्य का परीक्षण समझना चाहिए। उत्तम उपलब्धि परीक्षण या उत्तम परीक्षण या उत्तम मूल्यांकन की विशेषता या इसके जो है आवश्यक तत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैधता, वैलिडिटी होनी चाहिए इसमें। परीक्षण को बालक की उसकी योग्यता की जांच करनी चाहिए, जिसकी जांच करने के लिए उसे बनाया जाए हो, विश्वसनीयता हो, है ना। परीक्षण जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों में किसी भी प्रकार का अंतर ना होकर एक समानता हो, है ना। वस्तुनिष्ठता, तो इसमें निष्पक्षता, जिस पर विद्यार्थी की जांच और परीक्षण की मनोदशा का कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। और व्यापकता क्या हो जाएगा, परीक्षण में सभी पहलू ज्ञानात्मक, भावनात्मक और विकासात्मक से संबंधित मापन होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है विभेदीकरण। तो विभेदीकरण में क्या होगा, परीक्षण प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि और औसत बालकों में अंतर करे। और व्यवहारिकता क्या हो जाएगा, प्रयोग में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। और निश्चित उद्देश्य क्या हो जाता है, सरलता, है ना, रोचकता, मितव्ययता। और अगला जो है, ठीक है, इतना ही है। ये जो जितना भी टॉपिक बताऊँ साथियों, बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो छूटा हुआ है उसको हम आने वाला समय में उस टॉपिक को स्पेशल उसी टॉपिक को कवर करेंगे जो इस अब तक के क्लासेस में जो 5 क्लास हुआ है उसमें जो छूटा होगा उसको हम दोबारा से कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट लगाइए, समझिए, स्टडी करिए, है ना। अदर सोर्स का उपयोग करिए, ऑनलाइन, यूट्यूब, बुक्स, है ना। जितना ज़्यादा आपका पकड़ होगा, आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस जो है उतना ज़्यादा होगा। आप ये सोच लेंगे कि मैं एक लूसेंट का बुक ले आऊँ, है ना, और उसको पूरी बाल विकास को पढ़ लूँ, तो उसके अगर आप लूसेंट का बुक लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का, और उसके भरोसे अगर चाहोगे कि मेरा क्रैक हो जाए, बाल विकास में अच्छा नंबर आ जाए, तो संभव ही नहीं है। क्योंकि बुक आपको केवल गाइड केवल आपको एक दिशा दे सकता है कि आपको तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन एग्ज़ाम बनाने वाला जो एग्ज़ामिनर है, जो क्वेश्चन पेपर आपका सेट करने वाला है, वो उस बुक से देगा, कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए साथियों, कि आप उससे संबंधित, अगर आप एक टॉपिक पढ़े हैं उससे संबंधित अगर 10 क्वेश्चन भी बनता है तो इतना मतलब आपका मेहनत और एफर्ट तैयारी होना चाहिए कि उससे संबंधित कितना भी एग्जामिनर कितना भी घुमा करके उस ऑप्शन मतलब प्रश्न को डाले। अगर ऑप्शन में 4 है तो आप ऑप्शन को पढ़ते ही आपका जो आंसर है निकल करके आना चाहिए, है ना। तो आपको इतने मतलब बेहतर लेवल तक का तैयारी करना है ना। तो आप अपना तैयारी ऐसे बिल्कुल बना करके रखिए साथियों, क्योंकि अगर आपका सपना है टीचर बनना तो आप ज़रूर बनेंगे, है ना। और हमारा जितना प्रयास हो पाएगा, हम आपके लिए जितना कर पाएंगे उतना मेहनत करेंगे साथियों, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और
अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है साथियों वीडियो में, तो हमारा भी एक हौसला बढ़ता है कि नहीं, हम आप लोगों के लिए और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करें, आपको अच्छे से बताने का प्रयास करें कि जो टॉपिक है तो उस टॉपिक को अच्छे से बता पाएँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो पुनः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अब हम आपसे दोबारा ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के दोबारा से पुनः आएंगे, है ना, एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। और आपका